सौगंधपुर नामक राज्य में राजा हरिदास सिंह का शासन था। उनके दो जुड़वा बेटे थे, आदित्य और आरव। राजा अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। मंत्री जी, मुझे लगता है मुझे अपने दोनों बेटों में से किसी एक को अब राजा बना देना चाहिए, लेकिन मैं दोनों को इस राज्य का राजा नहीं बना सकता। ये बात सिद्धांतों के खिलाफ है। किसी भी राज्य में एक समय में एक ही राजा रह सकता है। अगर हम दोनों को एक साथ राजा बना देंगे तो हमारी प्रजा भी इस बात पर आपत्ति करेगी और कई समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। इसलिए किसी एक को ही बनाना होगा राजा। आपका क्या विचार है? मेरे दोनों बेटों में से कौन राज्य चलाने योग्य है? आपको क्या लगता है कौन ज्यादा बुद्धिमान है? मुझे लगता है कि मेरा छोटा बेटा ज्यादा समझदार है। आपकी बात तो सही है, मगर दूसरा बेटा यह आपत्ति कर सकता है कि उसे खुद को साबित करने का मौका नहीं दिया गया। बात तो सही है, मगर राजा बनने के योग्य वही होता है जो राज्य की समस्याओं को अच्छे से हल कर सके। जी महाराज, आपने सही सोचा, लेकिन आप अपने किस बेटे को राजा बनाना चाहते हैं? मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि मैं दोनों से एक जैसा प्रेम करता हूं। मैंने दोनों में कभी फर्क नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरव से ज्यादा योग्य आदित्य है। आरव थोड़ा भोला है, वह दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है, लोग उसे आसानी से धोखा भी दे सकते हैं, जबकि आदित्य उसके तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है और समस्याओं को अच्छे से हल कर सकता है। जी महाराज, आपकी बात सही है, मगर कभी कभी जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हमें दिखाई देती हैं। हम उन्हें पहचानने की कोशिश नहीं करते और हम धोखा खा जाते हैं। मतलब मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी कुछ नहीं महाराज, आप काफी समझदार हैं। आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आप जो भी फैसला करेंगे वो बेहतरीन ही होगा। किसी को भी इस फैसले पर आपत्ति नहीं होगी। मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप पूरे राज्य का दौरा करें और वहां की स्थिति मुझे आकर बताएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो महल में आकर अपनी समस्याओं को नहीं बता सकते। आप खुद जाकर उनसे मिलें। ठीक है महाराज, मैं जल्द ही आकर सारी खबर देता हूं। पिताजी, आपने हमें बुलाया? खुश रहो पुत्रों, मैंने तुम दोनों को यहां किसी खास उद्देश्य से बुलाया है। मुझे और भी जरूरी काम है। अच्छा किया जो तुम लोग समय पर आ गए, मेरा समय भी बच गया। जी पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? पुत्रों, जैसा कि तुम लोग जानते हो, अब मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। मैं राज्यों के मामले को ठीक से नहीं देख सकता। समस्याओं का हल करना मुश्किल लगने लगा है। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में से किसी एक को राजा बना दूं और खुद आराम करूं। आदित्य ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि पिताजी उसे ही राजा बनाएंगे। आरव का भला इसमें क्या काम? जी पिताजी, बताइए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आदित्य के इतने विश्वास से कहने पर महाराज कुछ सोच में पड़ गए थे। आदित्य, सिर्फ तुम्हें नहीं, आरव को भी काबिलियत दिखाने का मौका दिया जाएगा। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ कोई अन्याय हो। जो भी राजा बनने के काबिल हुआ उसी को ही राजा बनाया जाएगा। ये बात सुनकर आरव को कुछ हैरत हुई थी। हमेशा से यही सुन रहा था कि राजा आदित्य बनेगा क्योंकि वो बुद्धिमान है और बहुत चतुर है। मगर आरव एक सीधा साधा लड़का था। वो राजा बनने के काबिल नहीं, इसीलिए वो उदास रहता था। लेकिन पिताजी, मेरा इसमें क्या काम? यह तो आपका और भाई आदित्य का काम है ना? हाँ हाँ पिताजी, ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ही कर सकूंगा। राजनीति के सारे काम देखना, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, फिर उनका हल निकालना, ये कोई आसान काम नहीं। ये मेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए आप मुझे राजा बना दीजिए। हाँ ठीक है, तुम दोनों जाओ। अब मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हें बुलाना है तो मैं तुम दोनों को बुला लूंगा। अभी मैं जरूरी काम कर लूं, फिर मैं तुम लोगों से बात करता हूं। राजा अपने दोनों बेटों में इंसाफ करना चाहते थे, इसीलिए वे ये सोचते रहे कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे ये मालूम हो सके कि कौन सा बेटा राजा बनने के काबिल है।
वे यही सोच ही रहे थे कि तभी मंत्री वहां आ जाते हैं। अरे मंत्री जी, अच्छा किया आप आ गए। ये बताइए, राज्य का हाल कैसा है? महाराज, राज्य के कुछ हिस्सों में बहुत बुरा हाल है। वहाँ भूखमरी और गरीबी बहुत है। उन लोगों को मदद की ज़रूरत है। वे आपको अपनी मदद के लिए बुला रहे हैं। उन लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है मंत्री जी, इसका भी उपाय निकालते हैं। मैं जल्द ही उन लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करता हूं। मंत्री जी, अब इसके अलावा मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी है। उस समय मैं आपकी बात का इशारा समझ नहीं पाया था, लेकिन अब समझ गया हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लूंगा और अपने दोनों बेटों को मौका दूंगा कि वो खुद को साबित करें, और जो इस काबिल हुआ उसी को राज्य का अगला राजा बनाऊंगा। ये बहुत अच्छा फैसला किया आपने। मुझे आपकी बुद्धिमानी पर पूरा पूरा विश्वास है। मुझे मालूम था कि आप ऐसा ही फैसला करेंगे। आप किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करेंगे। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, और जो मेरी सोच पर पूरा उतरेगा उसी को राजा बनाऊंगा। राजा ये कहकर एक बार फिर अपने दोनों बेटों को अपने दरबार में बुलवाते हैं। पुत्रों, मैंने एक फैसला किया है कि मैं पहले तुम दोनों की एक छोटी सी परीक्षा लूंगा, और जो इस परीक्षा में सफल हो जाएगा मैं उसे इस राज्य का राजा घोषित कर दूंगा। हाँ ठीक है पिताजी, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आदित्य परीक्षा वाली बात सुनकर परेशान हो गया था। सब लोग मुझे बुद्धिमान कहते हैं। सबका कहना है कि मैं राजा बनूंगा। पिताजी भी तो यही बात कहते थे, मगर अब ये कैसे हो गया कि वे मूर्ख आरव को मेरे रास्ते में ला रहे हैं। इस आरव को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। राजा तो मैं ही बनूंगा। परीक्षा यह है कि मैंने जंगल एक खुफिया जगह पर अपना खजाना छुपा रखा है। तुम दोनों को वो खजाना ढूंढना है। अरे यह तो बहुत आसान काम है पिताजी, ये तो मैं अभी कर लूंगा। लेकिन याद रखना, वो खजाना तुम दोनों को आज ही ढूंढना होगा। आज शाम से पहले तुम्हें महल में वापस आना होगा। तुम दोनों को समय का खास ध्यान रखना है। अगर शाम हो गई, तुम दोनों में से कोई वापस नहीं आया, तो फिर तुम्हें अगली परीक्षा देनी होगी, और वह परीक्षा बहुत सख्त होगी। ठीक है पिताजी, अब हमें इजाजत दें। हम सभी सफर पर निकलते हैं और उम्मीद है कि शाम तक हम लोग वापस आ जाएंगे। दोनों भाई अब जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में आरव अपने घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगता है। तभी उसे अपने पाँव के नीचे कुछ महसूस होता है। अरे भाई आदित्य, रुको, मुझे लगता है यहाँ कुछ है। तुम्हारा वहम है, चलो वापस। यहाँ अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो। हमारे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। हमें शाम से पहले वहाँ खजाना ढूंढना है। आरव आदित्य की बात पर ध्यान नहीं देता और वो जगह खोदने लगता है। वो जैसे ही मिट्टी हटाता है, उसे वहाँ एक किताब मिलती है। ये देखो आदित्य, मुझे ये किताब मिली, पर यह किताब किसने दबाई होगी और क्यों? आदित्य भी घोड़े से नीचे उतरता है। वे दोनों उस किताब को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें कुछ नहीं लिखा। अरे ये क्या, यह तो खाली है। लगता है यहाँ किसी ने फेंक दी होगी। खाली किताब भी किसी के काम आती है क्या? लेकिन तभी आदित्य सोचता है कि कुछ तो होगा जो ये किताब किसी ने इतनी मेहनत से यहाँ छुपाई है। छुपाने का कारण यही होगा कि कोई उसे ढूंढ ना सके। तभी वो किताब आदित्य अपने पास रख लेता है। मुझे ये किताब पसंद आई, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। पास ही एक नदी है, मैं वहां जाकर पानी लाता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। इतना कहकर आदित्य ये किताब लेकर वहां से चले जाता है। आदित्य बहुत चालाक था। वो जानता था कि इस किताब को फेंकना बेवकूफी होगी। आदित्य पानी पीने के लिए नदी के पास आता है। पानी की कुछ बूंदें जैसे ही उस किताब पर पड़ती है, वहाँ लिखे अल्फाज नजर आने लगते हैं। अरे वाह, ये तो रहस्यमय किताब है। इस किताब पर वैसे कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर पानी की बूंदें पड़ने पर इस किताब पर लिखा हुआ नजर आने लगा। ये किताब तो मेरे काम की है। मैं जो चाहूँ इस किताब से जान सकता हूँ। रहस्यमय किताब, ये बताओ कि इस राज्य का अगला राजा कौन होगा? इतना कहना ही था कि उस किताब में आरव का नाम नजर आता है। क्या
आरव इस राज्य का राजा नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं किसी भी तरह इस राज्य का राजा बनूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आरव मेरी जगह नहीं ले सकता। राजा बनना मेरा सपना है और वह मैं पूरा करके रहूंगा। इतना कहकर वो वापस आता है और आरव से कहता है, अब हमें खजाना ढूंढने के लिए अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। तुम इस तरफ जाओ, मैं सीधा जाता हूँ। ठीक है भाई, आप भी समय का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कहीं ज्यादा दूर चले जाएं और रास्ता भूल जाएं। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूं। हर चीज में तुमसे ज्यादा अच्छे से समझता हूं। मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। आदित्य के इस तरह बोलने पर आरव उदास हो जाता है। फिर वे दोनों अब खजाना खोजने के लिए अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाते ही आदित्य फिर से वो किताब खोलता है और उस किताब से पूछता है, ये रहस्यमय किताब, मुझे बता, खजाना किस तरफ है? वो किताब उस रास्ते की ओर इशारा करती है जहां आरव गया था। क्या? अब मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा, इससे पहले कि आरव वो खजाना लेकर पिताजी के पास चला जाए। मुझे वहां पहुंचना ही होगा। आरव को रास्ते में कुछ सिक्के पड़े दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है कि खजाना कहीं आसपास ही है। थोड़ा आगे जाता है कि उसे वो सारा खजाना मिल जाता है। तो यह है सारा खजाना। खजाना मुझे मिल गया, इसका मतलब यह है कि अब मैं राजा बन सकता हूँ। अब मुझे यह खजाना पिताजी के पास ले जाना होगा। शाम होने में थोड़ी देर बाकी है, मुझे समय से पहले महल पहुंचना होगा। आरव वो खजाना समेट ही रहा था कि वहाँ आदित्य भी आ जाता है। अच्छा हुआ आदित्य, तुम आ गए। चलो अब इस खजाने को पिताजी के पास लेके चलते हैं। हाँ हाँ, लाओ मुझे दो। आरव वो खजाना आदित्य के हाथ में दे देता है। आदित्य वो खजाना लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि आरव उसे आवाज देता है, तुम अकेले जा रहे हो भाई? पिताजी ने तो हमें साथ आने के लिए कहा था ना, और ये खजाना तुम अकेले क्यों ले जा रहे हो? ये तो मैंने खोजा है। क्या सबूत है कि ये खजाना मैंने नहीं तुमने खोजा है? हाँ, है कोई सबूत? अब मैं जाऊंगा ये खजाना लेकर पिताजी के पास, ताकि वह मुझे इस राज्य का राजा बना दें। क्या? इतना बड़ा धोखा? तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो भाई? मैं राजा बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ऐ रहस्यमय किताब, आरव को पिंजरे में कैद कर दो। आदित्य, तुम राजा बनने के लिए मेरे साथ ऐसा करोगे? मैंने सोचा भी नहीं था। तुम इतने झूठे और लालची निकलोगे। तुम अपने ही भाई को धोखा देकर कैसे राजा बन सकते हो? हाँ, मैं झूठा और लालची दोनों हूं, मगर ये पिताजी को कौन बताएगा? मैं बताऊंगा पिताजी को, वो मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे। मैं जैसा भी हूं, ये पिताजी भी जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। तुम ये सब उन्हें बताओगे तब ना, जब तुम यहां से वापस जा सकोगे, क्योंकि यहां से सिर्फ तुम्हारी लाश ही बाहर आएगी। तुम यही मरोगे। तुम मेरे रास्ते में आ गए हो, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। यहां कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे, मेरी कोई मदद करो, बचाओ। ठीक है आरव, तुम चिल्लाते रहो, मैं चलता हूं। पिताजी के पास जाकर ये खजाना दूंगा और फिर अपने राजा बनने का सपना पूरा कर लूंगा। तुम यहां अपनी मौत का इंतजार करो। जो रहस्यमय किताब आज तुम्हारी मदद कर रही है, वो कल तुम्हारी सच्चाई भी पिताजी के सामने जरूर लाएगी। ये किताब तुम्हें तुम्हारे इस पाप का सजा जरूर देगी। महाराज अपने राज्य के लोगों की सेवा के लिए अपने महल से निकलते हैं। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। महाराज की जय हो। साधु बाबा, कैसे हैं आप? चेहरे से तो परेशान लग रहे हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? महाराज, मैं 2 दिनों से भूखा हूं। अगर आप मुझे भोजन दे दें तो आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे, एहसान कैसा? यह तो मेरा कर्तव्य है। मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। तभी राजा अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं और वे सभी तरह तरह के अच्छे पकवान साधु बाबा के सामने रख देते हैं। साधु बाबा जैसे ही खाना खाते हैं, वे कहते हैं, महाराज, आपने मेरी मदद की है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके राज्य का अगला राजा एक ईमानदार और नेक दिल इंसान होगा, और बहुत जल्द आप एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। उस मुश्किल से निकलने में मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। इतना कहते ही साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। महाराज अपने महल वापस लौट आते हैं।
शाम होते ही आदित्य भी जंगल से वापस आता है। मैं आ गया पिताजी, मैं आपके आदेश के अनुसार ये खजाना भी लेकर आया हूं। लेकिन तुम्हारा भाई आरव कहाँ है? पिताजी, बात यह है कि जब आरव यह खजाना देखा तो उसके मन में लालच आ गया। उसने मुझसे कहा कि यह खजाना लेकर भाग चलते हैं। मैंने इनकार कर दिया तो उसने धोखे से कुछ खजाना लिया और वहां से भाग गया। क्या ऐसा हो सकता है? आरव ऐसा करेगा? महाराज को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वे मंत्री जी को बुलाते हैं और कहते हैं, मंत्री जी, पूरे राज्य में संदेश भेजो, आरव को ढूंढा जाए और उसे मेरे पास लाया जाए। मंत्री जी बहुत खोजबीन करने के बाद वापस आते हैं। महाराज, हमने आपके पुत्र को बहुत ढूंढा, लेकिन वो हमें नहीं मिला। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। महाराज परेशान रहते हैं कि आखिर उनका सीधा साधा बेटा खजाने के लालच में कैसे आ गया। आरव की बहुत खोज करने के बाद भी वो नहीं मिलता। अब महाराज ने आदित्य को ही इस राज्य का राजा बनाने की घोषणा कर दी थी। महाराज आदित्य को राजा बनाने ही वाले थे कि तभी वहाँ साधु बाबा आ जाते हैं। महाराज, आपकी जय हो। महाराज, मैं जानता हूं कि आपका एक बेटा खो गया है। आपने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं जानता हूं वो कहां है। मेरे बेटे आरव ने खजाने के लालच में मुझे धोखा दिया। महाराज, ऐसा नहीं है। आरव ने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि आरव के साथ ही धोखा हुआ। और मैं ये भी जानता हूं कि उसे किसने धोखा दिया। आप ये क्या कह रहे हैं साधु बाबा? और किसने धोखा दिया आरव को? आदित्य ने मेरी रहस्यमयी किताब, जिसे मैंने बहुत समय पहले जंगल में छिपा रखा था, उसके जरिए अपने भाई को कैद कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप आदित्य की तलाशी ले सकते हैं। आपके पास क्या सबूत है? यह सब आदित्य ने रहस्यमयी किताब के जरिए किया है। वो सुनते ही साधु बाबा किताब को आवाज लगाते हैं, ऐ रहस्यमयी किताब, मेरे सामने आ जाओ और सच्चाई बताओ। इतना कहना ही था कि वो रहस्यमय किताब सामने आती है और उसमें सारी घटनाएं लिखी होती है। ये देखते ही महाराज क्रोध से लाल पीले हो जाते हैं। आदित्य, तुम इस राज्य की लालच में इतने गिर गए कि अपने सगे भाई को इतना बड़ा धोखा दे दिया। लानत है तुम पर। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गया था। आइंदा से गलती कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। आप बस मुझे राजा बना दीजिए। राजा बनते ही मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी ना, फिर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। क्या मैं तुम्हें राजा बना दूं? तुम्हें पता है राजा कौन होता है? राजा के क्या कर्तव्य होते हैं? मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बनाना तो दूर, इस राज्य में रहने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस राज्य से निष्कासित करता हूं। क्या आप मुझे इस राज्य से निकाल रहे हैं? मैं आपका पुत्र हूं। अरे, मैं राजकुमार हूं, इस राज्य का होने वाला उत्तराधिकारी। भला आप मुझे इस राज्य से कैसे निष्कासित कर सकते हैं, वो भी एक छोटी सी गलती पर? छोटी सी गलती? आदित्य, आपने जो किया वो कोई छोटी सी गलती नहीं, अपितु एक गहन अपराध है। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आपको इस अपराध का बोध भी नहीं, अर्थात आप ये अपराध जरूर दोहराएंगे। सिपाहियों, मेरा आदेश है कि इन्हें राज्य से निकाल दिया जाए। महाराज अपने बेटे आदित्य को राज्य से निकाल देते हैं। साधु बाबा, आप मेरे बेटे आरव को वापस ले आइए। इस राज्य का राजा सिर्फ वही बन सकता है। आज मुझे आपका वो आशीर्वाद याद आ रहा है जो कुछ समय पहले आपने दिया था। ऐ रहस्यमयी किताब, राजा आरव को उस पिंजरे से आजाद करो। इतना कहते ही आरव उस महल में आ जाता है और सारी घटना अपने पिताजी को बताता है। मैं सब जानता हूं पुत्र, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस राज्य का राजा अब तुम ही हो। मुझे तुम पर गर्व है आरव। तुम इस राज्य के योग्य राजा हो, जो ईमानदार भी है और सच्चा भी, जो अपने लाभ के लिए किसी को नुकसान नहीं करता। मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें समझ न सका। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा ही होता है, जबकि ईमानदारी और सच्चाई ही असली जीत दिलाती है। झूठा कभी सफल नहीं हो सकता और सच्चा कभी कमजोर नहीं पड़ता।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।